डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी। वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी आप पढ़ोगे, आपकी ऑर्गन्स में है। आप 10 किड्स विद जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो, हिस्टोलॉजी की, ओरल हिस्टोलॉजी की, उसमें आप पढ़ते हो मैकेनिज्म ऑफ टूथ इरप्शन में दिस इज वन ऑफ द थ्योरी ऑफ टूथ इरप्शन, वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी। ये ऑर्गन्स है, एज यू कैन सी इट्स ऑन पेज नंबर 339। तो इसमें हम लोग बेसिकली मैकेनिज्म्स ऑफ टूथ इरप्शन और टूथ मूवमेंट या फिर थियरीज ऑफ टूथ इरप्शन के अंडर वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी को पढ़ेंगे और हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। इट इज नोन दैट द टीथ मूव इन सिंक्रोनी विद द आर्टेरियल पल्स. So local volume changes can produce limited tooth movement. Ground substance can swell up by up to 50% with the addition of water and a differential pressure sufficient to cause the tooth movement between the tissues below and above an erupting tooth has been reported in the dog. Experimentally, increase of the hydrostatic pressure is induced by the hypotensive drugs, increases the rate of eruption, while the stimulation of the sympathetic nerves, which causes vasoconstriction and decrease of the hydrostatic pressure, decreases the rate of eruption. इसके बाद में हम अभी आगे बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है। एक्चुअली अगर हम इसको 2 मिनट के अंदर वीडियो के अंदर कवर अप करें कि वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी कहना क्या चाह रही है, वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी का एग्जैक्ट कहने का जो सिनारियो है वो ये है दैट अगर हम लोग टूथ को, सपोज अगर ये मेरा टूथ है, लेट मी मेक इट आउट फॉर यू। वाओ, अगर सपोज ये मेरा टूथ है और इस टूथ को इरप्ट होना है, तो उन्होंने बोला दैट अगर इस टूथ के अराउंड जो भी टिश्यूज़ हैं अगर हम उन टिश्यूज़ की वैस्कुलैरिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर जो भी ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम बेसिकली यहाँ पर कैरी आउट करते हैं वेजोडाइलेशन, तो ये वेजोडाइलेशन कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा टूथ इरप्शन में। और ये वेजोडाइलेशन हमें टूथ इरप्शन में क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ग्राउंड सब्सटेंस में। ग्राउंड सब्सटेंस हमारे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल अप करेंगे और किसी तरह हमारे टूथ को इरप्ट करने में हेल्प करेंगे। ये तो हो गया भाई जो सिंपली सबने एक्सप्लेन कर रखा है कि वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी बेसिकली वेजोडाइलेशन के ऊपर चलती है। वो कैरी आउट करते हैं कि भैया आर्टीरियल सप्लाई को बढ़ा दो, आर्टीरियल सप्लाई को बढ़ा दोगे, वहाँ आर्टीरियल प्रेशर, लोकल वॉल्यूम चेंजेस हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टिश्यू में बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आर्टीरियल सप्लाई बढ़ जाए ताकि हमें टूथ इरप्शन में हेल्प हो। क्यों हेल्प होगी? क्योंकि हमारा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो हुआ कि 2 मिनट की अगर कोई वीडियो में हमें एक्सप्लेनेशन देना हो उनके लिए। एक पॉज देते हैं टूथ के लिए और पहले ये देखते हैं कि वेजोडाइलेशन की वजह से ग्राउंड सब्सटेंस ने वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। वेजोडाइलेशन से किस तरह से वाटर, ग्राउंड सब्सटेंस ने हमारा वाटर एब्जॉर्ब करा और वो टूथ इरप्शन। देखो ये तीनों चीज़ें कोरिलेटेड है, ये समझ आ गई कि जैसे ही वेजोडाइलेशन हुआ, वाटर एब्जॉर्ब करा ग्राउंड सब्सटेंस ने और टूथ इरप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कम्स कि वेजोडाइलेशन कैसे वाटर एब्जॉर्प्शन कैरी आउट करा सकता है। वेजोडाइलेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज हो सकता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस क्यों स्वेल अप होता है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीज़ें हमारा किस तरह से वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सपोज ये मेरा आर्टीरियल सप्लाई है, लेट मी मेक इट आउट। ये मेरा आर्टीरियल साइड है, ये आर्टीरियल ब्लड वेसल है, राइट। एंड ये हमने बनाया हमारा कैपिलरी नेटवर्क और ये हमारा वेन्यूलर साइड है, राइट। ये हम एक सिंपल सा एक डायग्राम बना रहे हैं। ये मेरे पेरेन्काइमल सेल्स है, कोई भी टिश्यू है, ये XYZ। आपको पेरेन्काइमल सेल्स के बारे में हमने पहले ही बताया। पेरेन्काइमल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो उस पर्टिकुलर टिश्यू के स्पेशलाइज्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर टिश्यू है और इसका ये स्पेशलाइज्ड सेल है। फॉर एग्जांपल लीवर के पेरेन्काइमल सेल्स कौन से होते हैं? हेपाटोसाइट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास में कौन से आपकी फंक्शनल यूनिट, जिन्हें हम बोलते हैं ना कि ये सेल इसका फंक्शनल यूनिट है, जैसे किडनी का नेफ्रॉन, हेपाटोसाइट्स लिवर का, न्यूरॉन्स आपके नर्वस सिस्टम का है। तो बेसिकली पेरेन्काइमल सेल्स वो पर्टिकुलर टिश्यू को बाकियों से अलग करने में हेल्प करते हैं।
तो ये है मेरे पेरेन्काइमल सेल्स एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, ये मेरा पूरा आर्टीरियल सप्लाई, कैपिलरी नेटवर्क और वेन्यूल, एंड दिस इज माय एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस जहां हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भरा होता है, या इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। IA स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इसके बाद में अब हमें क्या पता करना है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी दैट सपोज मेरा ब्लड यहाँ से आ रहा है, आर्टीरियल साइड से ब्लड आता है। आपने दो टर्म्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली पढ़े होंगे, ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट। उसको भी क्लियर करते हैं। देखो, जैसे ये मेरा आर्टीरियल साइड है, राइट। आर्टीरियल साइड में आपको पता है दैट हमारा सारा नेटवर्क, सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो लाइनिंग है वो होती है एंडोथीलियल सेल्स से बनी हुई, राइट। कौन से सेल्स होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एंडोथीलियल सेल्स। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इनके अंदर, इनके बीच में, अंदर नहीं, बेसिकली इन दो सेल्स के बीच में कोई एंडोथीलियल, इंटर एंडोथीलियल गैप नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, राइट। इसीलिए जब हमारा इन्फ्लेमेशन या रिक्वायर्ड इवेंट्स होते हैं कि जब ब्लड से कोई सेल एक्शन पे जाना होता है, ब्लड से कोई भी सेल्स को यहाँ भेजना होता है, तो इंटर एंडोथीलियल गैप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट फिजियोलॉजिकली नॉर्मली हमारे वैस्कुलेचर में जो भी एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके बीच में कोई इंटर एंडोथीलियल गैप्स नहीं होते। और क्या होता है, बेसिकली एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो हमारा ये वैस्कुलर सप्लाई है, राइट, जो हमारा ये वैस्कुलर एरिया है और जो हमारा ये इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके बीच में फ्लूइड एक्सचेंज फ्री होता है, राइट। इनके बीच में इनको कोई चैनल्स नहीं चाहिए, ये बेसिकली फ्री मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है। जैसे आप यहाँ पढ़ते हो कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की पेरेन्काइमल सेल्स में अगर मूवमेंट चाहिए तो दिस इज, यू हैव टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, और उसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होने चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका यहाँ से ब्लड आता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको दो फोर्सेस के बारे में पता करना है। एक होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। कब, कहाँ, कौन सा इंक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड की मूवमेंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होती है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस फ्लूइड मूवमेंट में किस तरह से काम आता है। सो पहले हम बात करेंगे आर्टीरियल साइड पे कि आर्टीरियल साइड पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आर्टीरियल साइड में क्या सिनारियो है, क्या सीन चल रहा है हमारा आर्टीरियल साइड पर। ओके, देखो, ये मैंने आर्टीरियल साइड दिखाया, राइट। ये है मेरे एंडोथीलियल सेल्स, लेट मी लाइन दिस आउट, ये भी एंडोथीलियल सेल्स हैं। यहाँ से फ्लूइड आता है, कौन सा फ्लूइड, हमारा स्पेशलाइज्ड अपना फ्लूइड, अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा ब्लड, राइट। अब एग्जैक्टली क्या होता है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि इस एरिया में, आर्टीरियल एरिया में आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। आर्टीरियल साइड में बेसिकली क्या होता है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है बढ़ा हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका कम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेट मूवमेंट होती है ना फ्लूइड की नेट मूवमेंट होती है इस डायरेक्शन में। क्यों होती है फ्लूइड की नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम होता है कि वो फ्लूइड को इस डायरेक्शन में मूव कराए, और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है कि वो कोशिश करे कि फ्लूइड हमारा वैस्कुलेचर के अंदर ही रहे। यहाँ पर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कम। इस वजह से जो नेट मूवमेंट होती है ना फ्लूइड की, जो नेट मूवमेंट होती है वो होती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आर्टीरियल साइड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो नेट मूवमेंट जो फ्लूइड की होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो फ्लूइड आता है, इस फ्लूइड में कोई प्रोटीन्स या कोई सेल्स नहीं होते हैं और इन्हें हम लोग ट्रांसयूडेट बोलते हैं, राइट। इसमें कोई प्रोटीन्स या कोई फ्लूइड नहीं होता। अगर किसी वजह से कोई प्रोटीन क्रॉस भी कर देता है तो बेसिकली वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस हमारे वैस्कुलेचर में ड्रेन कर दिया जाता है। तो बेसिकली आर्टीरियल साइड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कम होता है। तो नेट मूवमेंट होती है इस डायरेक्शन में, यानी कि वैस्कुलेचर से
इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये आपको याद रखना है कि आपका आर्टीरियल साइड में हो रहा है, इसलिए आर्टीरियल साइड में नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेन्यूलर साइड बेसिकली क्या होता है। जो हमारी वेन्यूल्स होती हैं, जो हमारी वीन्स होती हैं, वेन्यूलर साइड बेसिकली क्या होता है, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो वेन्यूल साइड बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये जो आपका पहली बात तो ये जो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन्हें हम लोग साथ में स्टार्लिंग प्रेशर बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है एग्जैक्टली कि आपका वेन्यूलर साइड आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कम और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ज़्यादा। आइडियली अगर हम लोग एक आइडिया लगाकर चलें तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 28 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, राइट। लेट मी राइट इट डाउन, 28 mm ऑफ Hg। और जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, वो हम कंसीडर करते हैं आर्टीरियल साइड पर होता है 35 mm ऑफ Hg। ऑन द अदर हैंड जब हम वेन्यूलर साइड आते हैं तो ये हो जाता है हमारा 15 mm ऑफ Hg, यानी कि 15 mm ऑफ मर्क्यूरी, और ये हमारा 28 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टीरियल साइड पर ज़्यादा है, तो नेट मूवमेंट कैसी होगी, नेट मूवमेंट होगी वैस्क्यूलेचर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट की तरफ, वैस्क्यूलेचर से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का काम था कि वो किसी तरह फ्लूइड को रोक के रखे, राइट, फ्लूइड को उसने रोक के रखा है। और यहाँ पर जो हमारी नेट मूवमेंट होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, राइट। नेट मूवमेंट फ्लूइड की इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ से तो कोई फ्लूइड जाता नहीं है, लेकिन नेट मूवमेंट जो भी फ्लूइड की मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब हम कैरी आउट करते हैं कि जब हमारा वेजोडाइलेशन होता है, क्योंकि हमारी वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी वेजोडाइलेशन के ऊपर काम कर रही है। हमारी वैस्कुलर थ्योरी ने बोला है कि क्यों ना हम टिश्यूज की वैस्कुलर सप्लाई को इंक्रीज कर दें। जैसे ही हम टिश्यूज की वैस्कुलर सप्लाई को इंक्रीज करेंगे ना, वैसे ही हमारा जो लोकल वॉल्यूम चेंज है, मतलब वेजोडाइलेशन मतलब पर्टिकुलर लोकल वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या हुआ, लोकल वॉल्यूम चेंज का मतलब हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर रीजन में आर्टीरियल सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। तो ये जो हमारा लोकल वॉल्यूम चेंज है ना, इसकी वजह से एक डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा और हमारा टूथ इरप्ट होगा। अब आपको पहले ये चीज याद होनी चाहिए कि आर्टीरियल साइड में बेसिकली हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज्यादा होता है, यूजुअली ज्यादा होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, तो फ्लूइड की नेट मूवमेंट वैस्कुलेचर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में या इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। एंड वेन्यूलर साइड बेसिकली हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है। अब हम देखते हैं जब हमारे वेजोडाइलेशन होता है तो एग्जैक्टली ये जो हमारे प्रेशर हैं, ये हमारे स्टार्लिंग प्रेशर्स हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, इन्हें हम स्टार्लिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये एक्चुअली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक्चुअली कैसे, क्योंकि पता क्या है, उनका मेन वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी में उनका जो मेन फोकस है ना, वो ये है कि टूथ के अराउंड जो भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, वो किसी तरह से क्या करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा किसी तरह से। मैंने अभी ये नहीं बोला कैसे, किसी तरह से वो टिश्यू जो हमारे टूथ के अराउंड है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने से आपको पता है वो स्वेल अप हो जाएगा, और स्वेलिंग जैसे ही उसमें आएगी, वो जैसे ही स्वेल अप होगा वैसे ये टूथ इरप्ट होना शुरू हो जाएगा। उनकी थ्योरी ये है। हम इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझाएंगे कि ये जो टिश्यू है टूथ के अराउंड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि सॉरी, कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये एग्जैक्टली वाटर एब्जॉर्ब कर कैसे रहा है, क्योंकि उसने तो सिर्फ बुक में 3 बातें लिखी हैं। आर्टीरियल सप्लाई बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पहुँचाओ, जैसे यहाँ ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा ग्राउंड सब्सटेंस पानी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और टूथ को इरप्ट करने में हेल्प करेगा, जैसे ये स्वेल अप होगा। हमने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि आर्टीरियल और वेन्यूलर साइड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बताएंगे कि एग्जैक्टली जब हम आर्टीरियल सप्लाई बढ़ा देंगे, इसकी आर्टीरियल सप्लाई बढ़ते ही किस तरह से वो ग्राउंड सब्सटेंस के पास ज़्यादा पानी होगा एब्जॉर्ब करने के लिए, और ज़्यादा फ्लूइड होगा एब्जॉर्ब करने के लिए, और स्वेल अप होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं वेजोडाइलेशन की, राइट, कि वेजोडाइलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। आई एम सो सॉरी। इन केस ऑफ वेजोडाइलेशन एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोग
जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है बेसिकली उसको हमने इंक्रीज कर दिया, वेजो डायलेशन कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ब्लड पहुँचे। ठीक है, जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा जब हम कोई भी ऐसा ड्रग देंगे, कोई भी ऐसा हार्मोन बॉडी में रिलीज़ कराएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, तो बेसिकली क्या होगा, आर्टीरियल साइड पर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। लाइक 35 था तो वो 35 का 60 हो गया, 65 हो गया, राइट, 60 हो गया, 60 mm ऑफ Hg हो गया, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 28 mm ऑफ Hg ही है। तो यहाँ पर हमारा जो नेट मूवमेंट है फ्लूइड का, ये इंटर एंडोथील, ये हमारे एंडोथीलियल सेल्स है ना, पहले भी नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में था, पहले भी हमारा नेट मूवमेंट इसी डायरेक्शन में था। तो बेसिकली नेट मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में था, लेकिन क्या था कि यहाँ पर नेट मूवमेंट इतना था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया क्योंकि हमने आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा, क्योंकि ये बेसिकली क्या बढ़ गया, ये आपका आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया क्योंकि हमने आर्टीरियल सप्लाई बढ़ा दी। जैसे ही वेजोडाइलेशन हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंक्रीज हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड अब इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लग गया। यहाँ हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लग गया। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये जो हमारा वैस्कुलर साइड था ना, वेन्यूलर साइड था, वेन्यूलर साइड पर क्या हो रहा था कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम था और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन क्या होता है, जब वेजोडाइलेशन होती है तो वेन्यूल साइड पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर भी जो नेट मूवमेंट होगा फ्लूइड का वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने अपने ग्राउंड सब्सटेंस के लिए फ्लूइड मूवमेंट ज़्यादा हो पाए, इसीलिए वेजोडाइलेशन कैरी आउट करा। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब हम वेजोडाइलेशन कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा वेन्यूलर साइड पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेट मूवमेंट फ्लूइड की एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में या इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी, जिसकी वजह से ग्राउंड सब्सटेंस के पास में हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा एब्जॉर्ब करने के लिए, और ग्राउंड सब्सटेंस जैसे ही वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा दैट विल टर्न इटसेल्फ इनटू अ स्वेल्ड स्ट्रक्चर, वो स्वेल अप हो जाएगा। और वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कॉन्सेप्ट था कि जैसे ये ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी टिश्यू हमारे टूथ के अराउंड प्रेजेंट होता है, जैसे ही उसके पास में स्वेलिंग होगी, वो बेसिकली उस प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ये टिश्यू स्वेल अप हो जाएगा तो ये प्रेशर लगाएगा, एंड दिस प्रेशर जो ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जो ये हमारा सपोज ये मेरा ग्राउंड सब्सटेंस था एंड नाउ ये स्वेल अप हो गया, तो अब ये बेसिकली हमारे टूथ टिश्यू के ऊपर, टूथ के ऊपर एक्सर्ट करेगा फोर्सेस की तो इरप्ट हो, राइट। ये थ्योरी थी हमारे वेस्कुलर प्रेशर थ्योरी, और ये उन्होंने क्लियर आउट भी करा है कि जब उन्होंने वेजोडाइलेटर्स दिए, राइट, कोई भी ऐसा ड्रग दिया जो वेजोडाइलेशन कैरी आउट कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि हाँ हमारा टूथ इरप्शन जो था, टूथ का इरप्शन जो था रेट वो भी बढ़ गया। उन्होंने देखा कि टूथ इरप्शन का जो रेट था वो वेजोडाइलेटर्स देने से बढ़ गया, और उन्होंने ये भी देखा कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देने से, या फिर अगर हम अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें जो खुद भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, टूथ इरप्शन का रेट डिक्रीज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्चुअली क्लियर आउट भी करा कि जैसे ही वेजोडाइलेशन होती है, जैसे ही जो डायलेटर्स देते हैं, वैसे ही बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ही हम वेजो डायलेटर्स देंगे टूथ इरप्शन का रेट बढ़ जाता है, और जैसे हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देते हैं टूथ इरप्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली अबाउट दी वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी। मैं आपको एक बारी बुक से कंटेंट मैच आउट करा देती हूँ, होप यू विल अंडरस्टैंड। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए थी कि हमारा आर्टीरियल सप्लाई जैसे ही हमने इंक्रीज करा, जैसे हमने आर्टीरियल सप्लाई बेसिकली इंक्रीज किया, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्रू आउट वैस्कुलेचर हमारा बढ़ गया, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट फ्लूइड की बढ़ गई, और नेट मूवमेंट फ्लूइड की बढ़ते ही ये ग्राउंड सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया फ्लूइड को। तो दिस इज एक्चुअली, और जैसे ही हमारा ग्राउंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड को, ये स्वेल अप होता है, और अब आपको समझ आएगा कि वो कौन से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। और जैसे ये स्वेल अप होगा, बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये हमारे टूथ के इरप्शन में हेल्प करेगा। हम एक बार इसको बुक से वेरीफाई करते हैं कि यही कंटेंट है या नहीं। ओके, सो हम अपने एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी को, बेसिकली कि वो कहना क्या चाह रहा है। एज यू कैन सी ओवर हियर,
It is known that teeth move in synchrony with the arterial pulse. So local volume changes, हमने local volume changes में क्या देखा कि उसने vasodilation करा, like and can produce limited tooth movement. Ground substance can swell up by up to 50% with the addition of water. अब आपको ये भी पता है कि ये water, ये जो हमारा fluid है, ये कहाँ से आया? A differential pressure sufficient to cause the tooth movement between the tissues below and above an erupting tooth. It has been reported in the dog. Experimentally, increase in the hydrostatic pressure. कौन सा hydrostatic pressure अब आपको समझ आ जाएगा कि increase in the hydrostatic pressure induced by the hypotensive drugs increases the rate of eruption while stimulation. क्योंकि इन्होंने क्या कराया, इन drugs ने कराई vasodilation. While stimulation of the sympathetic nerves which causes the vasoconstriction decreases the hydrostatic pressure and it decreases the rate of eruption. It has been observed that the number of fenestrated capillaries increases with the eruption rate and their distribution varies. More number of fenestrated capillaries are seen near the base of the crypt than at the alveolar crest, thus accounting for the difference in the hydrostatic pressure. Right? It is not only कि हमने hydrostatic pressure में basically उसने hydrostatic pressure को और कैसे consider किया, depending upon the number of capillaries. उन्होंने बोला कि base की तरफ, बेसिकली बेस की तरफ हमारे पास में आर्टीरियल सप्लाई ज़्यादा है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हमारे पास में, फेनेस्ट्रेटेड मीन्स जिनके बीच में स्पेसेस हों, फेनेस्ट्रेशंस का मतलब होता है स्पेस होना, छेद होना, सॉर्ट ऑफ थिंग. इससे चीप और इससे आसान वर्ड मुझे फेनेस्ट्रेशंस के लिए नहीं पता. तो बेसिकली फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज इंक्रीजेज विद द इरप्शन रेट. क्यों? एंड उन्होंने क्या चीज़ नोट करी कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज बेस ऑफ द क्रिप्ट पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एल्वियोलर क्रेस्ट, thus accounting for the difference in the hydrostatic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक तो हमने वेजोडाइलेशन में देखा किस तरह से वेरी करता है, दूसरा उन्होंने बोला कि बेस पर हमारे पास कैपिलरीज भी ज़्यादा है, इसीलिए वो टूथ को ऑक्लूजल मूवमेंट की तरफ हेल्प करती है. इंजेक्शन ऑफ 2% लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन, दिस इज द रेशियो above the roots of the, I think I should write 1:10 into power 1, 2, 3, 4, 5. Above the roots of, I am very poor at math, so don't ask me. Above the roots of the erupting premolars, pre-functional phase of eruption, these are the phases of eruption, right? Pre-functional phase of eruption causes a burst and an increase of the eruption of tooth. Receiving, they are actually providing vasodilation, increases of the eruption teeth receiving the injection with and without the vasoconstrictor. However, the teeth receiving the vasoconstrictor thereafter show decrease in the eruption rate. However, the teeth receiving a vasoconstrictor thereafter show decrease in the eruption rate. Obviously बात है, vasoconstrictor है तो it is going to decrease the rate of eruption, suggesting that the vascular changes affect the pre-functional eruption. Right? आपको ये eruption में हम बताएंगे कि कौन सी हमारी pre-functional eruption होती है. Pre-functional eruption कौन सी होती है? आपको पता है exactly क्या होता है? जब हमारे ओरल कैविटी में बेसिकली टूथ आता है, सपोज आप बच्चों के अगर ओरल कैविटी में देखोगे तो ओरल कैविटी में टूथ ऐसे आना चाहिए, ऑक्लूजन में आना चाहिए, राइट? ये आपका ये टूथ है तो ये एंटागोनिस्ट है, इसके साथ में ये ऑक्लूजन में आना चाहिए. क्या होता है कि जब टूथ इरप्ट होता है ना, जब टूथ आपका इरप्ट होगा तो बेसिकली आपको ना ऐसा नज़र आएगा. बच्चों के मुंह में अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा कि अरे ये तो दांत आ रहा है. अब पता क्या है, यहाँ से लेके बेसिकली इसके फंक्शनल मूवमेंट तक, जहाँ तक इसको पहुँचना है, जहाँ पर इसको ऑक्लूजन करना है, जहाँ पे ये अपने फंक्शनल मूवमेंट पे या फंक्शनल पोजीशन पे आ जाएगा, बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री फंक्शनल इरप्शन. राइट? ये होती है हमारी प्री फंक्शनल इरप्शन. सो बेसिकली, and through the vascular pressure it play an important role by generating an eruptive force. Opinions differ to whether these pressures are primarily responsible for eruption. Right? यार ऐसा है ना, थियरीज हमारी बहुत सारी हैं, जैसे जैसे नई नई थियरीज आती जाती हैं वैसे वैसे पता लगता है कि ओके फाइन, दिस वाज नॉट द कॉन्सेप्ट, दिस वाज नॉट द कॉन्सेप्ट. लेकिन वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी इज ऑल अबाउट दिस क्राइटेरिया. सो विद दिस वी एंड अप आवर वैस्कुलर प्रेशर थ्योरी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट फॉर्मेशन थ्योरी, बोन रिमॉडलिंग थ्योरी एंड पेरिडोंटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.